ठीक है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में आपको क्या याद रखना चाहिए। तो 6th टॉपिक मैं लिखते रहा हूँ, दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए आपको क्या याद होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो आपको मुख्य बात याद होना चाहिए, इसका जो डिटेल डिस्कशन है मैंने सॉल्यूशन 15 टॉपिक में इसको डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस किया हुआ है इसको डिटेल इन सॉल्यूशन 15, इसको मैंने डिटेल पढ़ाया हुआ है। तो इसमें जो सबसे पहला टर्म होता है डिस्टिलेट और कंडेंसेट के बारे में बात किया जाता है इसमें। तो डिस्टिलेट या कंडेंसेट दोनों एक ही चीज़ है। तो डिस्टिलेट या फिर इसको कंडेंसेट कहो, और खास करके कंडेंसेट कौन, फाइनल कंडेंसेट। हम लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार काम करते हैं, तो फाइनल कंडेंसेट जो होता है वह हमेशा प्योर लिक्विड होता है। और इस प्योर लिक्विड का ये कौन सा लिक्विड होगा जो प्योर फॉर्म में होगा। तो दो लिक्विड में जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वही प्योर फॉर्म में प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, आपको दो लिक्विड का मिक्सचर दे देगा और दोनों का वेपर प्रेशर या दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दे देगा। तो बताएगा, आपको पूछा जाएगा कि बताओ कि कौन सा लिक्विड को हम लोग इसमें कंडेंसेट के रूप में प्योरली प्राप्त कर सकते हैं। तो हम उसी लिक्विड को प्योरली प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसी लिक्विड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्योर ऑब्टेन्ड कर सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो। और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हो, मैक्सिमम हो। तो जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, मान लो दो तीन लिक्विड का मिक्सचर है, मिला दिया और आपको उसको बोला गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करो, तो प्योर फॉर्म में आपको कौन सा लिक्विड मिलेगा। तो प्योर फॉर्म में आपको वही लिक्विड मिलेगा जिसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा और या फिर बॉइलिंग पॉइंट जिसका मिनिमम होगा। और ये तो होना ही था, बॉइलिंग पॉइंट जिसका मिनिमम होगा उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा ही। और डिस्टिलेट के निकल जाने के बाद जो बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या है, तो अगर कंडेंसेट जो है, अपना फाइनल कंडेंसेट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, फाइनल कंडेंसेट अगर प्योर लिक्विड है तो रेसिड्यू जो होता है वो कभी प्योर नहीं हो सकता। नॉट प्योर लिक्विड, नॉट प्योर लिक्विड, ये प्योर लिक्विड नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं एग्जांपल देके बात करूं, जैसे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी आपको दे दिया कि भाई लिक्विड ए और लिक्विड बी का सॉल्यूशन है और वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये कह दिया आपको। इफ तो आपसे पूछा जाएगा कि प्योर, अगर इस दोनों लिक्विड को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लेकर जाओगे तो कौन सा लिक्विड आपको प्योर फॉर्म में प्राप्त होगा। तो मैंने बताया जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसी को हम लोग प्योर फॉर्म में प्राप्त करेंगे। यानी कि जो आपका डिस्टिलेट होगा, या फिर पूछ देगा इसमें डिस्टिलेट कौन होगा या कंडेंसेट कौन होगा या रेसिड्यू कौन होगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो डिस्टिलेट या फिर देन डिस्टिलेट और कंडेंसेट जो होगा ये हो जाएंगे आपके प्योर ए, ये इसका मुख्य पॉइंट है। जबकि रेसिड्यू जो होगा वो प्योर बी नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई प्योर हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर रह ही जाने हैं। ठीक है, तो जबकि रेसिड्यू जो होगा, रेसिड्यू जो होगा वो बी होगा। बी होगा, उसमें कुछ ए की मात्रा भी होगी, लेकिन जो आपका फाइनल कंडेंसेट होगा वह तो ए ही होना है। जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसी को आप फाइनल डिस्टिलेट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक और एक सीन आता है, दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिलाया जाता है, मतलब वैसे लिक्विड जिसको जो आपस में घुलते नहीं हैं, वैसे लिक्विड की बात की जा रही है। तो फॉर बात कर रहा हूँ फॉर मिक्सचर ऑफ, फॉर मिक्सचर ऑफ फॉर मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, टू इमिसिबल लिक्विड्स। अगर कोई दो इमिसिबल लिक्विड्स है तो उसके बारे में आप कैसे सोचेंगे। इमिसिबल लिक्विड्स यानी कि दोनों आपस में घुले नहीं, दोनों सेपरेटेड फॉर्म में ही है, बस दोनों, जैसे मैंने वाटर और ऑयल को मिला दिया, ठीक है, तो इसको हमने जैसे मिलाया तो ये
इमिसिबल लिक्विड्स हैं, आपस में घुलेंगे नहीं ये, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं इसमें मैंने जो लिक्विड लिया उसमें लिक्विड ए मैंने मान लो लिक्विड ए एंड लिक्विड बी मैंने वैसा लिया है जो आपस में इमिसिबल हैं। और अगर इस तरह के मिक्सचर का तुमसे पीटी बोलेगा निकालो तो कुछ नहीं करना है, इसका पीटी या फिर मिक्सचर का जो इसको सोल्यूशन तो नहीं कह सकते ना, इसको लोग मिक्सचर ही कहेंगे। पीटी या पी मिक्सचर जो होगा वो लिटरली पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट के बराबर ही होगा, यानी कि इसके मोल फ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि हम लोग पीछे देखते थे किसमें, लिक्विड लिक्विड में क्या देखा था, पी टी इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी से कोई लेना देना नहीं है, जो यहाँ पे याद रखना है। दूसरी बात, जो पी ए नॉट की वैल्यू मान लो पूछ दी जाए तो पी ए नॉट भी बराबर क्या होगा, एन ए आर टी, ठीक है। उसी तरह से पी बी नॉट भी का वैल्यू पी बी नॉट इंटू भी बराबर एन बी आर टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको देखने से लग रहा होगा दिस इज जस्ट लाइक आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि ये जो एन ए और एन बी की जो बातें हो रही है ये वेपर फेज की बात हो रही है, यानी कि एन ए और एन बी जो हो रहा है वो मोल ऑफ ए एंड बी इन वेपर फॉर्म या वेपर फेज, ठीक है। तो अगर आपसे पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू दी गई हो और टेम्परेचर भी दिया गया हो और बताया गया हो मान लो कंटेनर के पास कितना ओपन वॉल्यूम है ऊपर की ओर, जैसे मान लो ये कंटेनर है, यहाँ मैंने लिक्विड डाल दिया और ये मान लो वह वॉल्यूम है जहाँ पे आके गैस रिटेन करेगा। अगर ये वॉल्यूम पता हो आपको, मान लो टोटल वॉल्यूम आपको दिया गया है और सॉल्यूशन की वॉल्यूम बता दी गई, तो ये वॉल्यूम क्या करेंगे हम लोग, टोटल वॉल्यूम इस वॉल्यूम घटा सकते हैं हम लोग और इस वॉल्यूम को पता कर सकते हैं। तो अगर इस वॉल्यूम को मैंने पता कर लिया, टेम्परेचर अपने को दे दिया और पी ए नॉट और पी बी नॉट का वैल्यू दिया गया है, तो इस वॉल्यूम में ए और बी के कितने मोल होंगे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी फॉर्मूला से, तो ये जो एप्लीकेबल कहाँ है, जब वेपर फेज होगा। तीसरी बात, वेपर फेज में ए और बी का जो मोल का जो रेशियो होगा वो पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट के बराबर होगा। ये तो होना ही था, वो तो पीछे भी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। यहाँ पे अगेन एन ए और एन बी क्या है, मोल ऑफ ए एंड बी इन द वेपर फॉर्म। तो ये जो बातें थी ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर कुछ मुख्य बातें थी। अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है ओसवाल्ड वॉकर मेथड। तो हम लोग देख लें अपना 7वां टॉपिक, दिस इज ओसवाल्ड वॉकर मेथड, ठीक है। तो ओसवाल्ड वॉकर मेथड को मैंने डिटेल में पढ़ाया था सॉल्यूशन 16 लेक्चर में, 16th जो लेक्चर है, डिटेल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने इसको पढ़ाया है डिटेल इन 16 में, सॉल्यूशन 16 में मैंने इसको डिटेल पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। 15 में मैंने पढ़ाया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को और 16 में मैंने पढ़ाया था ओसवाल्ड वॉकर मेथड को, वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर होते हैं और उसमें आपको वेपर प्रेशर के डिफरेंस और के हिसाब से आपको वेट लॉस गेन को वहाँ पे रिलेट करना होता है। तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, तो यहाँ पे मैं बस समरी लिख रहा हूँ कि जो फॉर फर्स्ट कंटेनर पहले कंटेनर के लिए आपको हमेशा याद होना चाहिए कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉस इन वेट, लॉस ऑफ वेट के बराबर होता है। कितना वेट का लॉस हुआ, ये हमेशा यही होगा, ये तो होना ही था, क्योंकि फर्स्ट कंटेनर में जो ड्राई गैस आएगा वो तो वेपर से मिलेगा, तो ड्राई गैस तो आएगा वेपर से मिलेगा, तो लॉस ऑफ वेट होगा ही होगा। और दूसरे के लिए आप याद रखेंगे, दूसरे तीसरे किसी के लिए फॉर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या कोई भी nth कंटेनर के लिए, कितना भी कंटेनर लगा लो कोई दिक्कत नहीं है सीरीज में। इसके लिए क्या है, तो इसके लिए आपको मैंने बताया था कि डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर को बराबर कीजिएगा, डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ करंट कंटेनर विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस कंटेनर।
प्रीवियस कंटेनर, है ना, एंड दैट कुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉस और गेन, है ना बच्चों। ये लॉस कब होगा, लॉस का वो कब होगा, जब जिस कंटेनर में आप जैसे आप सेकंड कंटेनर की बात कर रहे हैं, तो सेकंड कंटेनर का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो, यानी करंट कंटेनर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। व्हेन करंट कंटेनर, करंट कंटेनर मतलब जिस कंटेनर में आप सोच रहे हैं, जिस कंटेनर के लिए आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, व्हेन करंट कंटेनर हैविंग हायर वेपर प्रेशर देन, किसके रिस्पेक्ट में, प्रीवियस, जैसे सेकंड की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, देन प्रीवियस कंटेनर। और गेन कब हो जाएगा, व्हेन करंट कंटेनर हैविंग लोअर वेपर प्रेशर, लोअर वेपर प्रेशर देन द प्रीवियस कंटेनर। तो कहने का मतलब अगर सेकंड कंटेनर का वेपर प्रेशर फर्स्ट कंटेनर का वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है तो लॉस हो जाएगा, और अगर सेकंड कंटेनर का वेपर प्रेशर फर्स्ट कंटेनर से कम होता है तो वहाँ पे गेन हो जाएगा। और गेन जो है या लॉस जो है वेट का, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि अगर सेकंड का ज़्यादा होगा तो सेकंड माइनस फर्स्ट का वेपर प्रेशर करेंगे और अगर सेकंड का वेपर प्रेशर कम होगा तो फर्स्ट का वेपर प्रेशर माइनस सेकंड का वेपर प्रेशर करेंगे, और तब उसको प्रोपोर्शनलेट करके हम लोग लॉस और गेन के बराबर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब आ जाते हैं हम लोग, ये खत्म हो गया। ऑसवाल्ड में इतना की ही मदद से आप सारा क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं बहुत आराम से। इसके बाद फिर हम लोगों का 8वां टॉपिक होता है, वो हो जाता है आपका एजियोट्रॉप्स एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉप्स एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसके बारे में डिटेल पढ़ाया था सॉल्यूशन 17 में ओसवाल्ड वॉकर मेथड के बाद। तो 17th लेक्चर में मैंने इसको डिटेल किया था, इसको आप डिटेल देखना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप पढ़े हुए हैं तो बस इतनी बात आपको पता होना अनिवार्य है क्वेश्चन के लिए। डिटेल डिस्कस्ड इन सॉल्यूशन 17, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब फिर से मैं जो एजियोट्रॉप्स की जो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ वो मैं ले रहा हूँ फॉर लिक्विड ए एंड बी, फॉर लिक्विड ए एंड लिक्विड बी के मिक्सचर की बात करूंगा मैं रिस्पेक्ट में। तो जो सबसे पहली बात एजियोट्रॉप्स के लिए आपको याद रखनी चाहिए वो क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन फेज बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक्स ए बराबर वाई ए होता है। जैसे कि तुम लोग पढ़े थे लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में, तो वहाँ पे एक्स ए मैंने डिफाइन किया था रॉल्स के हिसाब से और वाई ए डिफाइन किया था मैंने डाल्टन्स के हिसाब से। और एक्स ए और वाई ए दोनों की वैल्यू जब बराबर हो जाए तो वह एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। तो एक्स ए बराबर वाई ए होगा, या फिर कह सकते हैं कि एक्स बी बराबर वाई बी हो जाएगा। तो जब सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज दोनों में बराबर हो जाए तो वह एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देता है। जो पहला कंडीशन है एजियोट्रॉप्स का, एक्स हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन फेज, या मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड इन द सॉल्यूशन फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड इन द गैसियस फेज या वेपर फेज, वाई का मतलब हो जाता है। दूसरी बात, अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन समान हो रहा है, यानी कि जितना मोल फ्रैक्शन ए और बी का सॉल्यूशन फेज में था उतना ही उतना ही मोल फ्रैक्शन ए और बी का अगर आपका वेपर फेज में हो जाता है, इसका मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी समान हो गया होगा। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं अगला पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो ए का होगा वो बराबर होगा बॉइलिंग पॉइंट बी का, बी से। यानी कि ये कब बराबर होगा, जब वो सॉल्यूशन में होंगे, ऐसा नहीं कि वो प्योर फॉर्म में। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो इन द मिक्सचर, यानी कि ए और बी का अपना अपना कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा पहले, लेकिन अगर उसको जैसे ही आपस में मिलाएंगे किसी खास रेशियो से तो दोनों अपना बॉइलिंग पॉइंट बदल करके सेम हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर।
इसमें तीसरी बात जो याद रखने वाली है, थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना चाहिए इसको, ये इंपॉर्टेंट भी है कि ए और बी अगर एजोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहे हैं तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने जस्ट बताया कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसी को हम लोग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन लगा दे तो हो सकता है, वो ये है कि अगर एटमॉस्फेयर के प्रेशर को बदल दिया जाए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेशन हो सकता है, वो मैं बताऊंगा, इसके बारे में डिटेल मैंने पढ़ाया हुआ है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल, यहाँ पॉसिबल नहीं होता है। और ये कब तक पॉसिबल नहीं है? अनलेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट चेंज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट चेंज्ड, जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बदलोगे। क्योंकि होता क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मदद से ही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। अब जब तक अगर हमको इस दोनों का बॉइलिंग पॉइंट को अलग करना है तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बदलना ही पड़ेगा। तो जब हम लोग जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलते हैं तो ये दोनों अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट बदल लेता है, डिफरेंट कर लेता है। अब जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेंगे। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप अलग नहीं कर पाए, चेंज नहीं कर पाए, तो ए और बी एजोट्रॉपिक मिक्सचर में सेम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों। अब दो तरह के एजोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, एक हम लोग कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स, एक हम लोग कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। तो चौथी बात जो मैं बताने वाला हूं दैट इज व्हाट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ये सब बातें आपको एकदम याद होनी चाहिए बच्चों। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स, जितनी बात मैं बोल रहा हूँ ये एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ है किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स क्या होगा? तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स कब आपको पाया जाता है? तो देखिए बात ध्यान दीजिए, जब भी आप ग्राफ बनाया था, मैंने एक आइडियल नॉन आइडियल का जब मैंने ग्राफ बनाया था, मैं एक बार ग्राफ दिखाता हूँ आपको फिर से। जो मैंने आइडियल नॉन आइडियल ग्राफ बनाया था, ध्यान देंगे जरा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट को हम देखें तो कहीं ना कहीं इस कर्व में आपको ऐसा पॉइंट दिखेगा जो सबसे ऊंचा होगा, इसको हम लोग कह देते हैं मैक्सिमम पॉइंट। यानी कि मैक्सिमम पॉइंट आपको कहाँ दिखता है? मैक्सिमम पॉइंट आपको मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ में। और जब आप इसी तरह ग्राफ बनाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाता है जो सबसे कम वैल्यू रखता है नेगेटिव डेविएशन में। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन, मिनिमम पॉइंट, सॉरी, मिनिमम पॉइंट। तो मैक्सिमम पॉइंट कहाँ मिलता है आपको बच्चों? पॉजिटिव डेविएशन में। और मिनिमम पॉइंट कब मिलता है बच्चों आपको? नेगेटिव डेविएशन में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने इसको बताना है। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स कब मिलता है आपको? इट अकर्स एट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स आपको कब मिलता है? तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स आपको मिलता है जब आपका, जब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कब होगा? जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। यानी कि ये मैक्सिमम पॉइंट पे आपको मिलेगा। इट अकर्स एट मैक्सिमम पॉइंट। और मैक्सिमम पॉइंट आपको कहाँ मिलता है बच्चों? याद करो, तो मैक्सिमम पॉइंट मैंने बताया था पॉजिटिव डेविएशन में मिलता है, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो इट अकर्स एट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। बड़ी मस्त बात है ये। ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन का जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, उस मैक्सिमम पॉइंट पर जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा वह मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स बनाएगा। अब इसका क्या मतलब होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स का? तो इससे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सारी बातें यहां से क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं ले लेता हूँ एग्जांपल में, जैसे वाटर ले लूँ, वाटर और इथाइल अल्कोहल का मिक्सर ले लूँ। तो अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर को ले लिया मैंने 100 डिग्री सेल्सियस और इसको मैंने मिला दिया किसमें? इथाइल अल्कोहल में।
अब याद करो इथाइल अल्कोहल अगर है, अगर एक अल्कोहल है सॉल्यूशन में, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, सिंपल सी बात है। तो इथाइल अल्कोहल मैंने मिला दिया, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, बस डेटा के लिए मैं बता रहा हूँ मैं, 78 डिग्री सेल्सियस है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर दोनों को जैसे ही मिला दोगे ना, और मिलाने का जो रेशियो है वो 95%, 95.5% W/W के रिस्पेक्ट में मिला दिए, वेट वेट, तो क्या होगा, ये दोनों मिलके एजोट्रॉप्स बना देंगे। और कैसे एजोट्रॉप्स बनाएंगे, ये बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स बना देंगे, और दोनों अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट बदल करके 73 डिग्री सेल्सियस कर लेता है। तो दिस इज द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, कि भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जैसे ही इन दोनों को इस रेशियो में मिलाया जाएगा, तो सॉल्यूशन जो बनेगा वह एजोट्रॉप्स बनेगा, और 73 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। किसका, यानी कि जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में पहले बॉयल होता था, जो इथाइल अल्कोहल पहले 78 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता था, अब ये दोनों अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट को भूलकर 73 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगेंगे। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स की खास बात यह है कि जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह अपने कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। यानी कि इस एजोट्रॉप्स का जो कंपोनेंट है, ये वाटर और इथाइल अल्कोहल है, और इन दोनों का जो अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट है, इस दोनों से अगर कम हो जाए, देन दिस इज द केस ऑफ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। ये कब मिलता है, मैक्सिमम पॉइंट पे, किसके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन मिलता है। अब आगे बात करने वाले हैं हम लोग किसके, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स देख ले, तो मैक्स जिस तरह से मिनिमम में क्या था कि दोनों से बॉइलिंग पॉइंट घट गया था, तो मैक्सिमम में क्या होगा, दोनों से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पांचवा देख ले, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स, ठीक है बच्चों। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स में क्या होगा, तो जैसे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे पाया जाता था बच्चों, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिला था, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम वेपर प्रेशर पर मिलेगा। फिर से बोल रहा हूँ, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम वेपर प्रेशर पर मिलता है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम वेपर प्रेशर पर मिलेगा। और मिनिमम पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन पे, ठीक है। बहुत ही क्लासिक आंसर है इसका, इट अकर्स एट मिनिमम पॉइंट, जो मुख्य बात है इसका बच्चों, इट अकर्स एट मिनिमम पॉइंट ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, ये याद रखिएगा। और इसका एग्जाम्पल दे दें, तो वाटर ही ले लेते हैं। खुद से सोचो वाटर में क्या डाल दें तो ये बन जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में चला जाएगा, तो ऑब्वियस है इनऑर्गेनिक एसिड, मैंने बताया था तुम लोगों को। तो एक इनऑर्गेनिक एसिड ले लो, जैसे HCl ले लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 80 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर इस दोनों को अगर मैं 20% W/W के रेशियो से मिला दूं, तो ये बन जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 108.5 डिग्री सेल्सियस। ये सब डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में रखना है, ठीक है, कि ये सब डेटा वैल्यू नहीं रखता है कि भाई किस तरह के सॉल्यूशन आपको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट दे रहे हैं, एजोट्रॉप्स दे रहे हैं, या किस तरह के सॉल्यूशन आपको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स दे सकते हैं। तो अगर आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स याद हैं, तो आपको समझिए बॉइलिंग एजोट्रॉप्स के एग्जांपल्स भी याद है, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन का जो एग्जांपल होगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रॉप्स का एग्जांपल हो जाएगा। सो इजी। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि जैसे ही वाटर और HCl को 20% W/W के रेशियो में मिलाया गया, तो जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 108.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी कि जो वाटर और जो HCl पहले 100 डिग्री सेल्सियस में उड़ता था, जो वाटर, और जो HCl पहले 80 डिग्री सेल्सियस पे उड़ता था या बॉयल होता था, अब ये दोनों अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट भूलकर एक नए बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए हैं।
वो कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है? तो 108.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में उड़ता था अब वह बॉयल करेगा कितने पे? 108.5 डिग्री सेल्सियस पे। और जो HCl पहले 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता था वह भी 108.5 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। यानी कि दोनों अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट को छोड़ करके एक नए बॉइलिंग पॉइंट को ऑक्युपाई कर लिए हैं। दिस अ काइंड ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रॉप्स। यहाँ पे एजेट्रॉप्स भी खत्म होता है। अब हम लोग आ जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में याद रखें, तो सबसे पहले याद रखें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहाँ पे लगाया जाता है? तो डाइल्यूट सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन पे काम करता है ये। फॉर डाइल्यूट सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ये एप्लीकेबल है। यानी कि सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि सॉल्यूट अपना सॉलिड होगा और सॉल्वेंट अपना लिक्विड होगा। दूसरी बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चाहे वो आयंस हो चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, व्हाटएवर। तीसरी बात, जितना ज़्यादा पार्टिकल्स होगा उतना ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। लेकिन कब? जब वेट ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट हो। वेट ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट, इसका क्या मतलब हो गया? जैसे मान लो दो कंपाउंड दे दिया, जैसे एक दे दिया तुमको शुगर और एक दे दिया मान लो यूरिया, और दोनों बोल दिया भाई दोनों के 50-50 ग्राम आपको मैंने दिए, और सेम दोनों को मैंने सोल्यूशन बनाया। तो 50 ग्राम सोल्यूशन मैंने 50 ग्राम यूरिया और 50 ग्राम ग्लूकोज का मैंने या सॉरी शुगर का मैंने अलग अलग सोल्यूशन बनाया। अब हमको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में ज़्यादा होगा, तो जिसमें मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका पार्टिकल्स कम होगा। तो शुगर का मॉलिक्यूलर वेट होता है ज़्यादा, जिससे यूरिया से, तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन ऑफ यूरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूरिया का ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये कब बात कर रहे हैं? जब वेट कांस्टेंट हो, दोनों का सेम वेट दे दिया जाए। तो ये वाला चीज़ हमेशा नहीं लगा सकते, ये तब लगाते हैं जब हम लोग को वेट कांस्टेंट दिया हो। अब जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम शॉर्टकट में क्या कह देते हैं? RLVP भी कह देते हैं, है ना। और इसका डिटेल डिस्कशन मैंने किया है, डिटेल मैंने किया हुआ है, डिटेल इन सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 19 में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है डिटेल, ठीक है। तो इसका कुछ हिस्सा तो मैंने बताया था सॉलिड एंड लिक्विड, वेपर प्रेशर में डिस्कस किया था, वेपर प्रेशर सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। और कुछ हिस्सा मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस किया, यानी कि इस पार्ट को, यानी कि RLVP को दो पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है। एक कुछ बातें जो सिखाई गई है, बेसिक बातें जो सिखाई गई थी वो बताई गई है आपको वेपर प्रेशर और सॉलिड एंड लिक्विड में, और जो बची खुची बातें हैं वो मैंने बताई है RLVP में, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिखता हूँ, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है RLVP की जगह पे। तो RLVP बराबर क्या होता है? तो दिस इज LVP, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय P नॉट। और LVP क्या होता है? डेल P, वेपर प्रेशर का डिफरेंस बाय P नॉट। दिस इज P नॉट माइनस PS बाय P नॉट। तुम लोग को मैंने बताया था सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम, तो वही है डिफरेंस। P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो ये हो गया, एंड दिस कुड बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और ये भी एक लॉ है जिसके बारे में तुमको पहले बता दिया है, ये है रॉल्स लॉ ऑफ RLVP। दिस इज कॉल्ड रॉल्स लॉ ऑफ RLVP, ठीक है। ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन जो सॉल्वेंट अगर आपको निकालना हो इन द टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर, मोल का तो रेशियो आपको निकाल ही सकते हैं अगर वेपर प्रेशर, तो PS बाय P नॉट ये निकाल सकते हैं। तो PS बाय सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तीसरी बात वही क्या है? मोलालिटी।
तो मोलालिटी को आप मोल फ्रैक्शन में रिलेट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जे में इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट भी आया हुआ एडवांस में। तो मोलालिटी, ये सब फॉर्मूला एकदम कंठाग्र होना चाहिए, है ना। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट into 1000 by mole fraction of solvent into molecular weight of the solvent। ये याद रखिएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा भाई, दोनों का सम बराबर होता है, सॉरी एक होता है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। और यहाँ पे अगर वेपर प्रेशर के टर्म में मोलैलिटी डिफाइन करने तो हम लोग जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इंटू 1000 बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, आपको वेपर प्रेशर दे दिया गया हो और डायरेक्ट पूछा जा रहा है मोलालिटी बताओ, तो खटाखट ये फॉर्मूला करके एकदम फटाफट आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री बस यही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा फॉर्मूला है, याद रखिए। और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन सॉल्व करना इसका। ठीक है, थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको सारा का सारा नंबर दे देता है, ले भाई ऐस करो, है ना, इस तरह से जाता है। तो पी नॉट माइनस पी एस, एक और फॉर्मूला कर देता है, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस का जो वैल्यू होता है, इसको मैंने पीछे बताया था, मोल ऑफ सोल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहीं भी अप्रॉक्सीमेशन नहीं लिया है, इसलिए सारी वैल्यू परफेक्ट है। ठीक है, पांचवी बात, यानी कि ये सब ऐसा नहीं कि आपको कोई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा आपको आंसर, नहीं, सारा आंसर आपको परफेक्ट आएगा। जहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन होगा मैं बताऊंगा। पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट बराबर, तो पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट हम मैंने जस्ट कहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है बच्चों, और ये होता है मोल ऑफ सोल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन तुम्हारा काफ़ी डाइल्यूटेड है, बहुत डाइल्यूट, तो इस दोनों का जो सम होगा उसको हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो दिस विल बी नेग्लेक्टेड टू मोल ऑफ सोल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा हुआ है, यानी कि मोल ऑफ सोल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट अगर पी नॉट माइनस पी एस और पी एस करते हो तो परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, और मोल ऑफ सोल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट को पी नॉट माइनस पी एस और पी नॉट कहते हो तो वैल्यू जो मिलेगी वो अप्रोक्सीमेशन में मिलेगी, जो आंसर आपका जो आएगा, ये याद रखेंगे। लेकिन ये कब लगाते हैं, फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सॉल्यूट के अमाउंट को सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दो, ऐसा जे एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, अगर सॉल्यूट के अमाउंट को सॉल्वेंट के अमाउंट के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दो तो भैया आप ये फॉर्मूला लगा लेना। और अगर बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है तो आप यहाँ से काम करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको परफेक्ट वैल्यू मिलेगी और आपको ऑप्शन में परफेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद एक फॉर्मूला याद रखेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 1 बाय लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सेकेंड केस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 1 बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 2। ये फॉर्मूला तब काम आता है जब आपको बोला गया कि भाई देखो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इतना था तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इतना पाया गया, तो बताओ मोल फ्रैक्शन अगर इतना कर दें या इतना कर दिया जाता तो एलवीपी क्या मिलता, यानी कि वेपर प्रेशर कितना से घट जाता। तो इस तरह क्वेश्चन को आप इस तरह से हैंडल कर सकते हो। और यहाँ पे एक बात तो काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा, जो मैंने पहले भी लिख चुका हूँ इसी लेक्चर में, कि भाई बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तो याद रखिएगा। एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, वो बराबर किसके हो जाता है, 1 atm के, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है भाई, इसलिए मैं सेकंड बार लिख रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका काफ़ी फ़ायदा होता है इसको इस्तेमाल करने का, काफ़ी क्वेश्चन इस पर आधार पे आ जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट RLVP। अब देखते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है EBP। तो सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है EBP देख लेते हैं। सेकंड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में हम लोग कह देते हैं EBP। ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग डेल TB से, और इसके स्टडी को हम लोग कह देते हैं इब्यूलोस्कोपी। इसके स्टडी को हम लोग इब्यूलोस्कोपी कहते हैं, EBULLIO स्कोपी, SCOPY।
PY स्कोपी, इबिलियोस्कोपी, है ना। और इसके डिटेल डिस्कशन मैंने किया है, वो लेक्चर नंबर 21 में किया है मैंने, ठीक है। डिटेल डिस्कशन जो मैंने किया है, डिटेल इन सॉल्यूशन नंबर 21 में मैंने किया है, याद है, ठीक है। तो डिटेल मैंने वहाँ किया, यहाँ तो मैं समरी कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं एक्सट्रैक्ट निकाल रहा हूँ बस। जो पहला पॉइंट इसमें याद रखना है वो क्या है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यानी कि जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है जहाँ का, वहाँ पे किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे वाटर को अगर मैं अर्थ पे बॉयल करूँ तो अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो 1 atm है, तो यहाँ पे एक सर्टेन मान लो 100 डिग्री सेल्सियस आता है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर इसको कहीं हम लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले जाएं, जैसे मान लो हिल पे ले जाएं, तो हिल पर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है, तो वहाँ पे वाटर अपना बॉइलिंग पॉइंट भी कम कर लेगा। यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो बस 1 atm के रिस्पेक्ट में है। अगर 1 atm से कम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा वाटर के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो दूसरी पॉइंट आपको याद रखनी चाहिए बच्चों, क्या कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है। और ये तो होना ही था, देखो ग्राफ भी मैंने पढ़ाया था तो लोगों को, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ देख लो। जैसे मान लो ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जहाँ पे मुझे पहुँचना है, वेपर प्रेशर को पहुँचाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये मान लो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है P0। अरे ऐसे ही ख़त्म हो गया पेन। तो ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है मान लो P0, और ये रहा अपना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, दैट इज PS कह देते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मान लो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो दिस कुड बी, यहाँ पे जाकर के सॉल्वेंट अपना वेपर प्रेशर क्या कर दिया, चेंज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर लिया, और जिस टेम्परेचर पे ये बराबर किया, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, TB0 बोले तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन ने अपना ग्राफ को बढ़ाया 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 बढ़ाया, और यहाँ पे जाकर के, यानी कि इस टेम्परेचर पे जाकर के उसने अपने प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर किया। दिस इज सॉल्यूशन, तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना, देयर इज अ इंक्रीमेंट इन द बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दिस इज कॉल्ड ΔTB। तो ये जो एलिवेशन हुआ ना, उसी की चर्चा हम लोग करते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे। यानी कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होने के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अटेंड करना आसान होता है, कम ही टेम्परेचर पे मिल जाएगा वो। तो तीसरी बात यहाँ हम लोगों ने देखा, जो बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का होता है वो ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। इसका रीज़न यहाँ दिख रहा है ग्राफ में, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम होता है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, लोग TB से कहते हैं, TB, और इसको हम लोग कह देते हैं TB0। और इसी का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बोले तो हाइयर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो डिफरेंस को हम लोग EBP कह देते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो EBP जो हो जाएगा बच्चों, दैट इज ΔTB, एंड दैट इज नॉट चेंज, दैट इज डिफरेंस। दिस इज डिफरेंस, मतलब डिफरेंस का मतलब होता है ग्रेटर माइनस स्मॉलर, TB माइनस TB0, ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। और ये जो वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू KBM। रॉल्ट साहब ने यहाँ फिर से दिया है, इसको हम लोग कहते हैं रॉल्ट्स लॉ ऑफ EBP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर रॉल्ट्स ने एक नियम किया था इसको। और मोलालिटी को तो हम लोग कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मान लो पहले हम लोग लिख देते हैं A/1000/B/m। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, A इज़ द वेट ऑफ सोल्यूट, लिखना चाहो लिख लो, B इज़ द वेट ऑफ सॉल्वेंट, और M इज़ द मॉलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट। ये चीज़ है, ठीक है। और KB क्या है, KB इज़ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। KB के बारे में लिख सकते हैं क्या, KB क्या है,
Kb इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको हम लोग इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, और या फिर इसको हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं बच्चों। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। दैट इज द वे। अब ये फॉर्मूला है। अब मोलालिटी को हम लोग इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी मैंने पीछे पढ़ा है, तो वो भी लिख सकते हो, के बी इंटू। अब चीज़ें जानने के बाद चीज़ें रिपीट होने लगती है। एक्स ऑफ सोल्यूट बाय 1000, यानी एक्स ऑफ सॉल्वेंट, जो मैंने पीछे लिखाया था आर एल वी पी में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं। मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब इसको आप आर एल वी पी के टर्म में भी लिख सकते हो। आप चाहो तो जैसे कि आपको डेल टी बी दिया गया हो और आर एल वी पी पूछ दिया गया हो, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू आर एल वी पी, रॉड्स ने कहा था। तो आर एल वी पी लिख दें डायरेक्ट, आर एल वी पी इंटू 1000 बाय 1 माइनस आर एल वी पी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसलिए 1 माइनस आर एल वी पी मैंने कर दिया इसके जगह पे, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अब सारा रेलिवेंट ही है ना। अब इसको वेपर प्रेशर के टर्म में दिया जाए, यानी कि आपको बॉइलिंग पॉइंट दे दिया और वेपर प्रेशर आपसे पूछा जा रहा हो, तो आप खटाक से ये फॉर्मूला लगा लें, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो दीज आर द फॉर्मूलाज, है ना। तो जब जैसा हो, अगर सारी बातें याद होती है ना, तो एकदम मिनिमम टाइम में आपका आंसर बाहर फेंक देता है ना, आप फटाक से उसका आंसर निकाल लेते हो। पांचवी बात जो आपको याद होनी चाहिए वो केबी की जो फॉर्मूला है, केबी निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, आर टी स्क्वायर बाय 1000 एलवी। ठीक है, क्यों केबी? केबी क्या है? तो केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, याद रखिएगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं है, याद रखेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब आर टी स्क्वायर बाय 1000 एलवी, तो यहाँ पे आर तो तुमको पता होगा मोलर गैस कांस्टेंट है, टी इज द बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ लिख दें वेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों ये। ठीक है, तो आर को पता है मोलर गैस कांस्टेंट है, टी इज द बॉइलिंग पॉइंट, मैं लिख दूं बॉइलिंग पॉइंट, और एलवी के बारे में याद रखेंगे, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है या फिर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मैंने पहले भी कहा था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपोराइजेशन, या फिर इसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी कह सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला को लगाने के लिए खास बात याद रखना है कि इसका जो यूनिट होना चाहिए एलवी का या फिर डेलेज वेपराइजेशन का, वो जूल या कैलोरी या जो भी हो, एनर्जी का कोई भी यूनिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विथ पर ग्राम होना चाहिए। यानी कि डेलेज वेपराइजेशन या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे क्या करेंगे, पर ग्राम में आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, और अगर इसी को पर मोल में दे दिया गया हो, तो पर मोल में क्या करेंगे, तो के बी इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं एम आर टी स्क्वायर, एम आर टी स्क्वायर बाय 1000 एलवी। और ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपका जो एलवी हो, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो एनर्जी पर मोल में दिया हो। तो पर मोल में दिया है तो ग्राम बदलने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एलवी की जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, बिकॉज मोल डिवाइडेड में है तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी, मॉलिकुलर वेट। तो एम इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप तब लगाना जब आपको पर मोल में एलवी दिया हो, और ये फॉर्मूला तब लगाओगे आप जब आपको वैल्यू एलवी की वैल्यू पर ग्राम में दी गई है। ऐसे डिटेल मैंने सॉल्यूशन में पढ़ाया हुआ है, 21th लेक्चर में, 21st लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद एक टर्म होता है, पांचवा पॉइंट है इसका एक पांचवा पॉइंट हो जाता है, छठा पॉइंट रहता है मॉलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट, मॉलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो मॉलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ केबी, इसको याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। और सातवीं बात याद रखेंगे, अगर पॉलिनरी सॉल्यूशन है, फॉर पॉलिनरी सॉल्यूशन, पॉलिनरी सॉल्यूशन मतलब क्या होता है बच्चों,
मैंने बताया था शुरू के ही जब चैप्टर मैंने शुरू किया था कंप्लीट कोर्स में, यानी कि जब डिटेल में पढ़ा रहा था, तो सॉल्यूशन 1 2 3 में मैंने कुछ बेसिक डिस्कशन किए थे, उसी मैंने पॉलिनरी बताया था। पॉलिनरी का मतलब होता है वैसा सॉल्यूशन जिसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो, दैट इज कॉल्ड पॉलिनरी। तो पॉलिनरी सॉल्यूशन के लिए अगर आपको डेल टी बी निकालना हो तो क्या करेंगे, तो डेल टी बी निकालेंगे, मतलब ईवीपी निकालेंगे, दैट कुड बी डेल टी बी 1 प्लस डेल टी बी 2 डेल टी बी 3, जितना भी आपका सॉल्यूट है सबका अलग अलग डेल टी बी, या फिर शॉर्टकट में कह देते हैं के बी इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट डॉट डॉट। यानी कि मान लो आपको किसी सॉल्यूशन को जब बनाया गया तो उसमें मान लो ग्लूकोज भी है और यूरिया भी है, ठीक है, एक सॉल्यूशन में ग्लूकोज भी है और यूरिया भी है, तो ग्लूकोज और यूरिया का अलग अलग मोलालिटी निकाल लो, दोनों को जोड़ लो, केबी से मल्टीप्लाई कर लो, तो वह पूरे सॉल्यूशन का डेल टीबी के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हम देखते हैं अपना आगे, जो हम लोग तीसरा बात पढ़ना है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो बारी आ जाती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का, तो देखते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तीसरा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग DFP कह देते हैं, DFP, और इसको मैंने डेल्टा TF से इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको। इसका डिटेल डिस्कशन मैंने किया था सॉल्यूशन नंबर 22 में, लेक्चर नंबर 22, डिटेल इन सॉल्यूशन 22 में मैंने इसको डिटेल डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, इसका पहले ग्राफ देख लूँ, तो ग्राफ से भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ मैं बना रहा हूँ। तो जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, मैंने ऐसे डिस्कस किया हुआ है इसको डिटेल कोर्स में, कंप्लीट कोर्स मैंने पढ़ाया है इसको। तो ये आपका दिस इज़ द फ्रोजन सॉल्वेंट, फ्रोजन या सॉलिड सॉल्वेंट कह सकते हैं, फ्रोजन मतलब जमा हुआ, फ्रोजन सॉल्वेंट या फिर सॉलिड सॉल्वेंट, एंड दिस इज योर लिक्विड सॉल्वेंट, और ये हो जाता है तुम्हारा लिक्विड सॉल्यूशन। ये जो कर्व है लिक्विड सॉल्यूशन का है। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे आकर, यह एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आके किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वह अपने सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, यह वह टेम्परेचर है। ठीक है, तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, दिस इज TF0, एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन, दिस इज TF। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया सॉल्यूशन का, तो दिस इज कॉल्ड डेल TF। तो घटना को ही कह देते हैं हम लोग डिप्रेशन, डिक्रीमेंट इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं इसमें अलग अलग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे। जो पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें बच्चों, वो क्या हो जाएगा, तो पहला पॉइंट याद रखना है, फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का होता है वो हमेशा कम होता है किसके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या हो जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज TF एंड दिस इज TF0। ठीक है, जो दूसरी बात आपको याद रखनी है वो क्या है दूसरी बात याद रखनी है कि DFP क्या होता है, तो DFP क्या होता है, इट इज अगेन डेल्टा TF, और ये चेंज नहीं है, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिप्रेशन, ये डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन मतलब कितना से कमा, कितना से कमा मतलब ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू क्या है, TF0 माइनस TF निकालना है, एंड दिस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ KF इंटू M कहा जाता है, KF इंटू M अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ऑफ DFP ये होता है। और इसी को आप जिस तरह से मैंने KF के बारे में और मोलैलिटी को मैंने अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया था EBP में, यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे पहला लिखा था मैंने वहाँ पे A इंटू 1000 बाय B इंटू M, तो यहाँ भी वो हो जाएगा। और ये सब आपको पता है A B और M क्या है, मैंने वहाँ बताया हुआ जस्ट पीछे EBP मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। और आप कह सकते हैं यहाँ पे KF क्या है,
तो के एफ के बारे में बता दूं, यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। के एफ के बारे में, वेयर के एफ क्या है, तो के एफ को जैसे मान लो वहाँ मैंने क्या कहा था, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे मैंने बताया था इबिलोस्कोपी, यहाँ पे जो इसकी स्टडी होती है इसको हम लोग क्रायोस्कोपी कहते हैं, क्रायोस्कोपी। तो इसी के नाम पर केएफ का नाम पड़ गया है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ एक मैंने कहा था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कह देते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब एम के तो अलग अलग फॉर्मेट मैंने वहाँ भी डिस्कस किए थे, फिर भी मैं यहाँ पे कन्वीनियंटली लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या के एफ इज इक्वल टू क्या कह सकता हूँ, डेल टी एफ इज इक्वल टू, तो के एफ इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, एम के जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के टर्म में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यह मैं कह सकता हूँ। इसको मैं आर एल वी पी के टर्म में ले आऊँ तो के एफ इंटू आर एल वी पी इंटू 1000 बाय 1 माइनस आर एल वी पी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, इसको वेपर प्रेशर टर्म में ले आए तो के एफ इंटू पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब जिस तरह से मैंने वहाँ पे के भी डिफाइन किया था कि वह एक प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट का, उसी तरह से यहाँ पे के एफ भी डिटरमाइन हो जाएगा। तो के एफ क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट नॉट द सॉल्यूशन, के एफ जो है वह सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब के एफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर टी स्क्वायर बाय 1000 एल एफ। यहाँ पे टी क्या है, यहाँ पे टी जो है दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट, और वहाँ पे टी क्या था, बॉइलिंग पॉइंट था। ठीक है, और यहाँ पे एल एफ है, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर इसको डेलच फ्यूजन भी कहा जा सकता है। बस याद रखना है कि ये फॉर्मूला तब लगेगा जब इसका यूनिट एनर्जी पर ग्राम में दिया हो। ठीक है, और अगर एनर्जी पर मोल में रहा ना तो यहाँ पे लगा देना है एम आर टी स्क्वायर बाय 1000 एल एफ, तो एम हो जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब एल एफ किस में हो, एनर्जी पर मोल में हो, तो ये फॉर्मूला लगा दियो। ठीक है, और एम क्या हो जाता है, एम हो जानी है मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से यहाँ पे मॉलिकुलर, वहाँ पे क्या था मॉलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉलिकुलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। चौथी नंबर मॉलिकुलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मॉलिकुलर डिप्रेशन कांस्टेंट, तो मॉलिकुलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस कुड बी 10 इंटू के एफ। पांचवी बात, वहाँ मैंने बताया था पॉलिनरी सॉल्यूशन के लिए, तो यहाँ भी आप पॉलिनरी सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हैं, फॉर पॉलिनरी सॉल्यूशन, फॉर पॉलिनरी सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, इन द सेम वे डेल टी बी के हिसाब से ही डेल टी एफ इज इक्वल्स टू डेल टी एफ वन प्लस डेल टी एफ टू प्लस डेल टी एफ थ्री प्लस सो ऑन। इसी को लिख सकते हैं आप, के एफ को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर आ जाएगा एम वन एम टू आ जाएगा, तो एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री सो ऑन। जिस तरह से वहाँ पे डेल टी भी निकाला था पॉलिनरी सॉल्यूशन के लिए, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग डेल टी एफ निकाल लेंगे। ठीक है, और इसमें एक लास्ट बात और, छठी बात,
कि डेल टीबी और डेल टीएफ का रिलेशन भी याद रखें कि डेल टीबी और डेल टीएफ ऐसे ये सबको तो आप एप्लीकेशन करके निकाल सकते हैं कि डेल टीबी बाय डेल टीएफ होता है केबी बाय केएफ, है ना। यानी कि द रेशियो ऑफ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के रेशियो के बराबर होता है। तो ये रही बात डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की। अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अपना आखिरी ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या कहता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फोर्थ। दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में देख लें तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटेल मैंने सॉल्यूशन 25th मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो डिटेल इन 25th लेक्चर मैंने इसको डिटेल किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली बात है वो क्या याद रखनी चाहिए, पहली बात है कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है तो यहाँ पे जो टर्म होता है वो ऑस्मोसिस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं सिखाना चाहूँगा इसमें कि इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये बात याद होना चाहिए कि ऑस्मोसिस किधर से किधर होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हमेशा याद रखें कि ऑस्मोसिस अकर्स फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर रीजन टू लो वेपर प्रेशर रीजन थ्रू एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। या फिर अगर ये पॉइंट अगर ना दिया हो तो आप इसको कह सकते हैं और करके, और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर भी होता है, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है सॉल्यूशन से। या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर होगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम होगी, जो भी सॉल्यूट है यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूट है बच्चों, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सॉल्यूट अपना सॉलिड ही होगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में कम सॉल्यूट होंगे तो हाई वेपर प्रेशर हो जाएगा। या फिर लोअर मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलारिटी यहाँ पे कम होगी या मोलालिटी कम होगी, जो ले लो। तो लोअर मोलर कंसंट्रेशन टू, यहाँ पे मोलारिटी है, कंसंट्रेशन सॉल्यूट का यहाँ पे कम होगा तो वेपर प्रेशर ऑब्वियस ज़्यादा हो जाएगा। हाइयर मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलारिटी, या फिर इसको कह सकते हैं हाइयर वाटर कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पे वाटर इसके रिस्पेक्ट में अगर ज़्यादा हो, हाइयर वाटर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे लोअर वाटर कंसंट्रेशन। तो अगर वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर की मात्रा अगर इधर ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि वेपर प्रेशर ज़्यादा ही होगा, है ना। तो लोअर वाटर कंसंट्रेशन। तो ये पहली बात याद रखना है कि भाई ऑस्मोसिस किधर से किधर की ओर होता है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट हम लोग करते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दूसरी बात जो याद रखनी है कि पाई इज इक्वल टू होता है पहले तो एच डी जी होता है, हाइट ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक फॉर्मूला होता है सी आर टी, सी इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आर इज द मोलर गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, और सी को हम लोग एन बाई भी वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी को हम लोग एन बाई भी कहते हैं, एन बाई भी आर इंटू टी। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और याद होना चाहिए, नोट करके मैं लिख देता हूँ। कभी कभी होता क्या है कि जो हाइट वाली जो क्वेश्चन होती है वो मरकरी का हाइट में कन्वर्ट कर देता है क्वेश्चन। तो एक बात याद रखेंगे, H1D1 बराबर H2D2, ये भी आपको याद होना चाहिए। यानी किसी लिक्विड का हाइट और किसी लिक्विड की डेंसिटी दी गई है, तो अब पूछा जाए भाई मरकरी के टर्म बताओ कि कितना हाइट वह गेन करेगा, क्योंकि जनरली हम लोग प्रेशर को मरकरी के हाइट में लिखते हैं। जैसे 760 mm ऑफ Hg, तो मरकरी के टर्म में मैंने हाइट लिखा, तो उस तरह के क्वेश्चन में ये काफ़ी काम आएगा। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे वो 13.6 ग्राम पर सीसी होता है। तो अगर आपको किसी भी लिक्विड का डेंसिटी और उसका हाइट दिया है और डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको याद है, तो आप मरकरी का हाइट निकाल सकते हैं कि कितना हाइट मरकरी का हो कि इस हाइट के प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वो वाला क्वेश्चन आता है। इसमें जो तीसरी बात याद रखनी है वो क्या है, वो ये है एक्सटर्नल प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है।
सॉल्यूशन पे। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन होता है कि एक्सटर्नल इफेक्ट लगा दिया गया, कहते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, इसको पी एक्सटर्नल कह देते हैं, ऑन लोअर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन साइड, लोअर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन साइड। ठीक है, जैसे मान लो ये चैम्बर है अपना, यहाँ पे एसपीएम लगा दिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने रख दिया है हाई वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, और यहाँ पे मैंने रख दिया है लोअर वेपर प्रेशर लिक्विड, जो भी सॉल्यूशन है। अब हाई और लो के जगह पे तुम लोग बहुत कुछ लिख सकते हो ना, सॉल्वेंट लिख सकते हो, सॉल्यूशन लिख सकते हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लोअर मोलर कंसंट्रेशन, हायर मोलर कंसंट्रेशन, हायर वाटर कंसंट्रेशन, लोअर वाटर कंसंट्रेशन, कुछ भी कह सकते हो। और यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन क्या करेगा कि एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा है, किधर पे, जहाँ पे वेपर प्रेशर कम है उधर वाले रीजन में। अब इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो देखो ध्यान से सीखो। इफ अगर ये बाहर से लगने वाला एक्सटर्नल फैक्टर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर है तो क्या होगा, यानी कि अगर ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा तो जो ऑस्मोसिस है वो नहीं होगा, यानी कि ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट नहीं हो पाएगा। तो इस केस में ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है, ऑस्मोसिस स्टॉप्स। अगर पी एक्सटर्नल का वैल्यू लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम प्रेशर लग रहा है, तो ऑस्मोसिस अपने डायरेक्शन में होता रहेगा, यानी कि लिक्विड जो है वो इधर से इधर जाता जाएगा, यानी कि ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस अकर्स। लेकिन किधर से किधर होगा, फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर, यानी कि इधर से इधर ऑस्मोसिस होने लगेगा। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू पाई से ज़्यादा हो गया तो भी ऑस्मोसिस होगा, लेकिन इस ऑस्मोसिस को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, याद रखिएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस अकर्स। रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों हो गया, क्योंकि ऑस्मोसिस जनरली हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर होता है, लेकिन जैसे ही पी एक्सटर्नल का मान ज़्यादा हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर से तो गंगा उल्टी बहने लगेगी ना, इधर से इधर जाने लगेगा लिक्विड, तो दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये हो जाएगा फ्रॉम लो वेपर प्रेशर टू हाई वेपर प्रेशर। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लोग डीसैलिनेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा, डीसैलिनेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका यूज करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में, यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन। रिवर्स तुम लोग सुनते हो, आरओ का वाटर, आरओ का वाटर इज नथिंग, दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस किया हुआ वाटर, यानी कि जिसको इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर निकाला गया है ना, डीसेलाइन वाटर कहते हैं, डीसैलिनेट कर दिया गया उसको। ठीक है, उसमें एक बात और याद रखनी है कि चौथी बात, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड जो होता है वो सबसे अच्छा एसपीएम माना जाता है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, K4FeCN6, K4FeCN6, ये जो है ये बेस्ट एसपीएम माना जाता है। दिस एक्चुअली आर्टिफिशियल एसपीएम, ये आर्टिफिशियल एसपीएम है, आर्टिफिशियल और नेचुरल दो तरह के एसपीएम होते हैं, तो ये बेस्ट एसपीएम माना जाता है, सबसे अच्छा एसपीएम इसको माना जाता है। और वाटर प्यूरिफिकेशन में एक एसपीएम का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है सेल्यूलोज एसीटेट। ये हाई टॉलरेंस एसपीएम है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, हाई टॉलरेंस एसपीएम। इसका इस्तेमाल उन्होंने यूज्ड इन रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ में भी करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका तो हम लोग बात करने वाले हैं आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक के बारे में बात करते हैं। अगर कोई दो सॉल्यूशन है, छठा पॉइंट हो जाएगा, फॉर टू सॉल्यूशन हम बात करने वाले हैं। कोई भी दो सॉल्यूशन अगर आपको दिया गया है, ठीक है बच्चों, और उस दोनों का आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता है, तो अगर
पाई 1 बराबर पाई 2, यानी कि दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर होगा तो कहेंगे इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 आपस में आइसोटोनिक हैं। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 आर आइसोटोनिक, अगर पाई 1 लेस देन पाई 2 हो जाए, इसका मतलब 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो सॉल्यूशन 1 को हम लोग कह देंगे सॉल्यूशन 1 इज हाइपोटोनिक, और सॉल्यूशन 2 क्या हो जाएगा, इज हाइपरटोनिक। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टर्म आ गया, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। तो जिस अगर किसी का सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किसी दूसरे से बराबर हो आइसोटोनिक, जिसका ज़्यादा हो हाइपरटोनिक, जिसका कम हो हाइपोटोनिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 7वां पॉइंट, अगर सॉल्यूशन तुम्हारा आइसोटोनिक हो, जनरली आइसोटोनिक पे क्वेश्चन रहते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होता है। पाई 1 जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू वांट हॉफ्स लॉ, ये जो पाई इक्वल टू सीआरटी में जो लॉ लिखाया था बच्चों, ये वांट हॉफ्स ने दिया था, है ना। तो वांट हॉफ के द्वारा दिया गया था लॉ था पाई इक्वल टू सीआरटी, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने पीछे पन्नों में ये जो मैंने लिखा था, ये दिस इज वांट हॉफ्स, अकॉर्डिंग टू वांट हॉफ्स लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं इसको। ठीक है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, दिस इज वांट हॉफ्स लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो C1 आर T1 कह सकते हैं इज इक्वल टू C2 आर T2, आर तो कट जाना है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे C1 T1 इज इक्वल टू C2 T2। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए इसको याद होना जरूरी है, और अगर टेम्परेचर भी सेम हो गया तब तो भाई C1 बराबर C2 हो जाएंगे, और C1 को हम लोग N1 V1 के टर्म में भी लिख सकते हैं ना, N1 बाय मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू N2 बाय V2 इंटू T2, क्योंकि कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर के बराबर होता है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। इसमें एक टर्म होता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जब हम लोग किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जैसे मान लो कोई सेल को मैंने कहाँ डाल दिया, किसी सेल को मैंने कहाँ डाल दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक मतलब अंदर सेल के अंदर सेल सैप होते हैं, उसको उसके रिस्पेक्ट में मैंने हायर कंसंट्रेशन लिक्विड मैंने इस सेल को डाल दिया, तो धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं, श्रिंकिंग होने लगती है। दिस श्रिंकिंग इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकिंग। तो व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ना, श्रिंकिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ये कब होता है, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप इसको रखते हैं। और इसके बाद इसी का उल्टा होता है डी प्लाज्मोलाइसिस, इसी को साइटोलाइसिस भी कहा जाता है, साइटोलाइसिस। ये कब होता है, जब आप किसी सेल को आप किस में रख दें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक किसके रिस्पेक्ट में, इसके अंदर जो सेल सैप है, सेल लिक्विड है, सेल का जो अपना लिक्विड है, उसके रिस्पेक्ट में मैंने कम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इसको रख दिया। तो धीरे धीरे क्या होगा, अंदर की ओर सॉल्वेंट जाने लगेगा और ये स्वेल करने लगेगा, स्वेलिंग आने लगेगी इसमें, स्वेलिंग ऑफ SWELLING, स्वेलिंग ऑफ सेल। तो स्वेलिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस या फिर साइटोलाइसिस। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना हो जाता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि लास्ट है 10वां। दिस इज एबनॉर्मल
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका डिटेल डिस्कशन मैंने किया हुआ है, डिटेल डिस्कस इन सॉल्यूशन 27। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें इसमें जो हम लोगों को तो अब सारा कुछ निकालना आता ही है, RLVP निकालना आता है, EBP DFP OP सब कुछ निकालना आता है। तो पहले एक जनरल फॉर्मूला देख लें, तो RLVP इज इक्वल टू हो जाएगा जो कि P नॉट माइनस PS बाय P नॉट होता है, दिस विल बी इक्वल टू I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बस यहाँ पे एक एडिशनल टर्म्स आ रहे हैं, I, दिस इज वांट हॉफ फैक्टर। सेकेंड, EBP इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट होता है, एंड दिस कुड बी इक्वल टू I इंटू KBM। तो KB और M तो हम लोग जानते थे, I एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया जिसको वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। दूसरा DFP, दिस इज TF नॉट माइनस TF, एंड दिस इज I इंटू KF इंटू M। और चौथा हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT। तो सब में देख रहे होगे कि सब में मैंने एक एक्स्ट्रा फैक्टर लिखा है, दिस इज I, एंड दिस I इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर, वेयर I इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब I की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकाला जाता है, ये देख ले फटाफट। तो पांचवी बात, I की वैल्यू 1 होती है कब, जब नॉर्मल सोल्यूट होता है, फॉर नॉर्मल सोल्यूट। नॉर्मल सोल्यूट बोले तो जैसे ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, जिसको पानी में डालने पे वो टूटता नहीं है, या फिर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कुछ नहीं होता है, तो नॉर्मल सोल्यूट लाइक ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, इस तरह का जो भी होता है वो सब उसके लिए I का वैल्यू उसके लिए 1 लेते हैं हम लोग। I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी होता है कब, फॉर एब नॉर्मल सोल्यूट। एब नॉर्मल सोल्यूट, एब नॉर्मल मतलब जिस सोल्यूट को तुम घुलाओगे वो अपना बदल देगा, वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो करेगा। तो अगर I की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो ये चला जाएगा, तो फॉर एब नॉर्मल सोल्यूट लाइक, या फिर लाइक की जगह पे लिख विच डिसोसिएट्स लिख देते हैं, विच डिसोसिएट्स लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिसोसिएट कर जाते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, ये सारे लोग। और I का वैल्यू अगर लेस देन 1 जा रहा है, यानी कि ये भी एब नॉर्मल सोल्यूट होगा, ये भी फॉर एब नॉर्मल सोल्यूट, और ये एसोसिएट कर रहे होंगे, विच एसोसिएट्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो, जैसे एग्जाम्पल तुमको देख, जैसे मान लो एसिटिक एसिड देख लो, एसिटिक एसिड इन बेंजीन। एसिटिक एसिड को अगर वाटर में डालेंगे तो फिर ये यहाँ चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हम लोग को लेना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी ले लो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो भी आप लें उसमें डिसोसिएशन ना हो, उसमें एसोसिएशन हो, ये पॉइंट याद रखना है मेन, यहाँ पे डिसोसिएशन होगा। ठीक है, अब इसके बाद याद रखना है इसमें I का हम लोग निकालते कैसे हैं, I को निकालने का तरीका 6, I इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है जो यूनिवर्सल आप काम कर सकते हैं, I इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। ये काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्मूला है, इसको याद रखें। अब अल्फा का वैल्यू आप 1 ले लेना, कब, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, ये कंफर्म है, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट, तब ये लगाओगे। ठीक है, अल्फा का वैल्यू 1 से कम होता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट।
फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और अल्फा का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, जो हो ही नहीं सकता ना। 1 से ज़्यादा कैसे होगा? अल्फा मतलब क्या होता है, 1 मोल सोल्यूट से कितना सोल्यूट टूटेगा, तो भाई 1 मोल से मैक्सिमम 1 मोल ही टूट सकता है, तो 1 से ज़्यादा ये संभव नहीं है। तो 1 से कम कब होगा? जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, और 1 के बराबर कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड, वीक बेस, या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म हो गया, अल्फा तो समझ में आ गया। अब आपको एक टर्म होता है एन निकालना है। एन कैसे निकालोगे? तो अगला एन देख लो। एन के लिए एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, सम ऑफ स्टैकोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड जितने भी प्रोडक्ट के साइड जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, उन सब का स्टैकोमेट्रिक कॉफिशिएंट को जोड़ दो अब बाय सम ऑफ स्टैकोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। बस एन की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आई का एक और फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रख सकते हैं। आई के लिए नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, या फिर इसको आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या फिर कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। इस तरह से आप इसको डिफरेंट तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये बच्चों खत्म होता है हमारा मैराथन, पूरा खत्म होता है सॉल्यूशन। जी, इतनी बातें जितनी मैंने कही, अगर इतनी बातें आपको याद रहती हैं सॉल्यूशन को पढ़ने के बाद, तो आप इवन जेई एडवांस एग्जाम में भी आप कंफर्टेबल तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के एक शानदार अटेम्प्ट ले सकते हैं, और सही क्वेश्चन को आप कॉन्फिडेंस से हासिल कर सकते हैं, उसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना हो, तो एक कुछ बेसिक क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट्स भी मैंने सॉल्यूशन को मैं पढ़ाया था। तो अगर आपने उनको प्रैक्टिस नहीं कर रखा है, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए आप कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस मैंने भी इसके लिए भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको बस क्या करना है, वो प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में मैंने सॉल्यूशन कंप्लीट कोर्स में आपको लेक्चर नंबर, सॉल्यूशन का जो लेक्चर नंबर है वो मैं लिख देता हूँ। सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 10, 13, 18, 20, 23, 24, 26 और 28, टोटल 8 सेट मैंने दिए हैं। अबाउट 8 या 10 क्वेश्चन के, 8 या 10 या 5 क्वेश्चन का सेट है। तो वो सारे को बना लेना है आपको। तो अगर आप लोगों ने पूरी बातों को समझ लिया, और अगर पूरे सॉल्यूशन को पढ़ने के बाद जितना मैंने आज डिस्कस किया, पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे क्रैश कोर्स में जितना मैंने डिस्कस किया, अगर वो सारी बातें आपको याद रहती हैं, और अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान में काफ़ी टेक्निक्स और एडवाइजेज मैंने दिए हैं जो कि कैलकुलेशन के करते समय काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो जितने भी एडवाइस मैंने इसको सॉल्व करते समय मैंने डिस्कस किए हैं, और जितने मैंने अभी पॉइंट सिखाए हैं पूरे मैराथन में मैंने जितना सिखाया है, पूरे सॉल्यूशन के क्रैश कोर्स में मैंने तुमको समझाया है, अगर उतनी सारी बातें आपको याद होती है, तो आई बेट आपका क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। ठीक है बच्चों, एकदम कॉन्फिडेंट होकर के आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे बाहर जाने के चांसेस नहीं के बराबर हैं। ठीक है, और कोई भी मान लो कोई टॉपिक आपको अगर डिटेल स्टडी करना हो, तो आप इसी प्लेलिस्ट में जा करके आप उस गिवन चैप्टर का डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था कि डिटेल डिस्कशन आपको कहाँ से करने को मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, ये अपना ख़त्म होता है क्रैश कोर्स कम्प्लीटली। आई थिंक आपका अच्छा से एक रिवीजन हो गया होगा, और इस रिवीजन के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि भाई एक शॉर्ट नोट्स बन गया। इतने लंबे चौड़े की जो लंबा चौड़ा जो कहानी था सॉल्यूशन का, उसको मैंने कुछ सर्टेन टाइम से मैंने इसको पढ़ा दिया। ठीक है, और उसको तुमने समझ भी लिया कितनी बातें आपको याद होनी चाहिए, कितनी बातें आपको एकदम दिमाग में 24 घंटे होनी चाहिए। इन दिस वे द क्रैश कोर्स इज फिनिश्ड फॉर द सॉल्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद।